Hello students, now we are going to discuss about the rotational dynamics. 12th का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है और इस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रोटेशनल का मीनिंग समझ में आ सकता है लेकिन डायनेमिक्स में भी उसका आ भी सकता है या नहीं भी सकता, लेकिन जिसका 11th अच्छा प्रिपेयर है वो डायनेमिक्स का मीनिंग अच्छे से बोल सकता है तो वो फिर रोटेशनल डायनेमिक्स समझ भी सकता है। तो देखेंगे कि रोटेशनल डायनेमिक्स क्या है। एक्चुअली जो पुराना सिलेबस था 12th का उसमें दो चैप्टर्स थे, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों अलग अलग चैप्टर्स थे। लेकिन जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो नए सिलेबस में रोटेशनल डायनामिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इसी के अंदर पुराने सिलेबस में से जो दो टॉपिक्स थे सर्कुलर एंड रोटेशनल, उनका कॉम्बिनेशन यहां आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एज वेल एज रोटेशनल मोशन। यानी कि जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, एंड सेकंड मोशन इज दैट इज रोटेशनल मोशन। यानी कि इस दो मोशन की स्टडी हमें रोटेशनल डायनेमिक्स में करनी है। तो ये फर्स्ट हो गया सर्कुलर मोशन एंड सेकंड इज रोटेशनल मोशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सर्कुलर एंड रोटेशन में आप क्या क्या डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप वो अच्छे से डिस्टिंग्विश बना सकते हो तो ये क्लियरली हो जाएगा चैप्टर। या तो फिर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि बोथ आर द सेम, तो फिर वो पॉइंट्स भी हम लर्न कर लेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आने वाले। यानी कि सर्कुलर प्लस रोटेशनल इज पार्ट ऑफ रोटेशनल, क्योंकि रोटेशन पार्टिकल का भी हो सकता है या तो फिर बॉडी का भी हो सकता है। अगर पार्टिकल का रोटेशन होता है तो उसे कहेंगे हम सर्कुलर मोशन, एंड अगर बॉडी का रोटेशन होता है तो उसे कहेंगे हम रोटेशनल मोशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले ज़्यादा। जब चैप्टर में सर्कुलर पढ़ेंगे तो उस वक्त पार्टिकल का पूरा स्टडी होगा, एंड जब हम रोटेशनल पढ़ेंगे तो उसमें हर केस में हम बॉडी कंसिडर करने वाले। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि हम सर्कुलर एंड रोटेशन में एक पार्टिकल एंड बॉडी के ऊपर स्टडी करने वाले व्हेन दे आर इन मोशन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डायनेमिक्स। अब इस डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली फिजिक्स एंड फिजिक्स में एक ब्रांच है विच इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स। तो इस मैकेनिक्स में भी दो ब्रांचेस है, एक होता है डायनेमिक्स एंड सेकंड इज स्टैटिक। तो बेसिकली देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स के अंदर हमने नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो उसमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि ऐसा ब्रांच जो सिर्फ फोर्स की ही स्टडी करता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस। अगर हम फोर्स की स्टडी करते हैं, जो भी चैप्टर फोर्स से रिलेटेड होगा दैट चैप्टर इज इंक्लूडेड इन मैकेनिक्स, तो उसको हम इंक्लूड करने वाले हैं मैकेनिक्स में। तो अब देखो यहाँ पे कि मैकेनिक्स का ब्रांच हो गया डायनेमिक्स एंड स्टैटिक, यानी कि दोनों के अंदर डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स के अंदर किसका स्टडी होने वाला है? फोर्स का ही। यानी कि इसके अंदर कुछ तो भी और एक चेंज होगा, ऐसी कोई तो भी केस होगी जिसके वजह से डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स डिफरेंट हो गए। तो अब देखो, अगर कोई भी बॉडी मोशन में होता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होता है तो उस मोशन में हम उस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लगने वाले हैं उसका अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम डायनेमिक्स। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है एंड देन वी स्टडीज द फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स। तो हम यहाँ पे डायनेमिक्स का स्टडी करने वाले हैं। डायनेमिक्स का यानी कि जो बॉडी रोटेशन में है उसके ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं उसका स्टडी। तो हमने ऑलरेडी रोटेशनल सिलेक्ट किया। रोटेशनल में दो टाइप्स हो गए, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे मोशन हो रहा है, यानी कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में जो भी फोर्सेस आने वाले हैं उनको कहने वाले हम डायनेमिक्स। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शनल पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। तो हम रोटेशनल डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन
एंड द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन, या तो फिर जो डेवलप होने वाले फोर्सेस है तो उनका जो स्टडी होगा वो कंप्लीट स्टडी हम रोटेशनल डायनेमिक्स में करने वाले। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, हमें पता है कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो हम देखेंगे कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एग्जाम्पल ऑफ एन सर्कुलर मोशन। तो इस केस में ये एग्जाम्पल होता है सर्कुलर मोशन का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इस एग्जाम्पल को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ये सर्कल हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पोजीशन होगा अर्थ का, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। तो ये जो होगा यहाँ पे सन का कुछ पोजीशन होगा, दिस इज द सन, एंड ये होगा अर्थ का पोजीशन। तो हम अर्थ का पोजीशन कंपेयर टू सन स्मॉल दिखाई देंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ रिवॉल्व होगा अराउंड दिस सन। जब ये रिवॉल्व करने वाला है तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इट ट्रेसेस आउट अ पाथ, एंड दैट पाथ इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस कंडीशन में जो भी पाथ ये अर्थ ट्रेस करने वाला है, दैट पाथ इज द सर्कमफ्रेंस। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल या तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर चलेगा, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके ऊपर अगर वो मूव करेगा, तो उस कंडीशन में जो मोशन वो करने वाला है उस मोशन को कहने वाले हम सर्कुलर मोशन। तो हम अगर डेफिनेशन देखेंगे कि व्हेन अ पार्टिकल moves along circumference of circle, moves along circumference of circle, then the motion of particle is called as circular motion। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कमफरेंस के अलोंग मूव होता है सर्कल के, तो उसको कहने वाले हैं हम सर्कुलर मोशन। तो इस केस में देखो इंपॉर्टेंट वर्ड जो था ये था पार्टिकल। यहाँ पे हमने बॉडी नहीं लिखा, अगर आप वहां पे बॉडी लिख दोगे तो वहां पे वो डेफिनेशन चेंज होता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। यहाँ पे जो अर्थ था उसको हमने पार्टिकल कंसिडर किया। अब पार्टिकल कब कंसिडर करना एंड बॉडी कब कंसिडर करना, उसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने इस डॉट को बता दिया कि ये साइज हो गया, दिस इज द साइज ऑफ सन, दिस सर्कल इंडिकेट दैट दिस इज द साइज ऑफ सन। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस सेंटर तक ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया रेडियस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो देखो अगर हम अर्थ का रेडियस कंसिडर करेंगे तो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज द स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ वेरी लार्ज होगा, ये कुछ तो भी लैक्स में होगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उस रेंज में ये डिस्टेंस होने वाला है किलोमीटर। यानी कि अगर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो भी रेडियस ऑफ अर्थ है यानी कि साइज ऑफ अर्थ, इट इज वेरी स्मॉल। अगर इस तरह से होता है जो भी ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो अर्थ इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का साइज अगर सर्कुलर मोशन में जो रेडियस बनता है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसिडर करेंगे। उस केस में उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ इज वेरी लार्ज बट इट इज लार्ज फॉर अस, हमारे लिए वो बड़ा है। लेकिन जब हम इस डिस्टेंस को काउंट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो उस केस में अर्थ का साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसको कंसिडर करने वाले, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में
हम बॉडी नहीं, हम पार्टिकल को ही कंसिडर करते हैं एंड वी आर ऑलवेज सेइंग दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इसलिए जब हम डेफिनेशन लिखेंगे सर्कुलर मोशन का तो वहां पे लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल देन इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो उस केस में हम उसे कहने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो अब हम इससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स होंगे उस टर्म्स को पढ़ने वाले। अगर हम और कुछ एग्जांपल्स लेना चाहते हो तो आप एग्जांपल सेकंड कंसीडर कर सकते हो कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। थर्ड एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो कि अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। अगर कोई रस्सी है और उस रस्सी को अगर हम किसी पत्थर को अगर टाइड कर देते एंड उसको अगर हम रिवॉल्व कर देंगे तो वहां पे वो भी एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशन का। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स। एंड अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे दैट इज द टिप ऑफ मिनट हैंड। एग्जांपल टिप ऑफ मिनट हैंड। तो इस केस में जो भी हमारे पास वॉच होता है इसके अंदर कुछ स्टिक्स है यानी कि कांटे। तो कुछ कांटा इंडिकेट करता है कि वहां पे टाइम कितना हो गया। वो आवर हैंड हो सकता है, मिनट हैंड हो सकता है या तो फिर सेकंड हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा मिनट कांटा होगा उसका टिप, उसका क्या बोला इन्होंने टिप, एंड दिस टिप इज स्मॉल कंपेयर टू द मिनट हैंड। इसके कंपैरिजन में उसका जो टिप होता है, टिप यानी कि एंड का पॉइंट, तो वो बहुत ही स्मॉल होता है। यानी कि इस केस में जिस टिप को हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे ये स्मॉल हो गया तो ये क्या हो गया पार्टिकल। तो टिप ऑफ मिनट हैंड दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि रोटेशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड तो ये भी एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशन का। तो हमने 4 एग्जांपल्स देखे। एक एग्जांपल था सन एंड अर्थ, सेकंड मून एंड अर्थ, थर्ड स्टोन एंड स्ट्रिंग, एंड लास्ट रोटेशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड। तो अब हम टर्म्स पढ़ने वाले कि इसके अंदर जो टर्म्स इन्वॉल्व है वो क्या क्या टर्म्स है। क्योंकि बेसिकली जो भी सिलेबस आया है नया सिलेबस, तो इसमें जो टर्म्स रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से वो आपको डायरेक्टली उन्होंने दिए। उसका फॉर्मूला वगैरह कैसे आया, कहाँ से लाया, यूनिट क्या है, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं। इसलिए हम वो टर्म्स पूरे डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले जो टर्म होता है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सेशन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के लिए हमें एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। समझो यहाँ पे ये सर्कल हो गया एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि इनिशियली पॉइंट ए और ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल, तो इनिशियली हमारा जो पोजीशन होगा या तो फिर पार्टिकल जो होगा वो पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे है एंड जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो समझो कि ये पॉइंट बी के ऊपर आ गया तो वो शिफ्ट हुआ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम और एक डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम होता है रेडियस वेक्टर। वो क्या होता है रेडियस वेक्टर, जिसे कहते हैं अल्सो अपोजिशन वेक्टर, अल्सो अपोजिशन वेक्टर। देखो यहाँ पे हमें रेडियस पता है ओ से लेके बी तक या तो फिर ओ से लेके ए तक जितना भी डिस्टेंस होगा यानी कि सेंटर टू द सर्कमफरेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। तो यहाँ पे ओ ए ये रेडियस होगा और इसका डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट किया फ्रॉम ओ से लेके ए तक। यहाँ पे हम उस रेडियस का डायरेक्शन बता रहे हैं इसलिए इसको हम लिख देंगे वेक्टर आर, दैट इज द रेडियस वेक्टर। तो उसको कहते हैं हम रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को ही क्या कहेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वो उस पॉइंट का पोजीशन दिखाई देगा। जब हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ओ ए तो रेडियस कहाँ पे ए पॉइंट पे, ये रेडियस हमेशा शिफ्ट होने वाला है ऐसे ऐसे ऐसे, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो। तो इसका पोजीशन क्या हो सकता है चेंज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे रेडियस वेक्टर। तो ओ ए रेडियस वेक्टर हो गया, ओ बी भी रेडियस वेक्टर हो गया। समझो कि रेडियस वेक्टर इनिशियली कहाँ पे था ए पॉइंट पे, इनिशियली कहाँ पे था पॉइंट ए पे, और सेकंड जब ये मूव हुआ ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो उसके लिए समझो कुछ टाइम लगा होगा टी। व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इट टेक्स अ टाइम स्मॉल टी। तो इस दरमियान ये से लेके बी तक का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ
दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज यस। तो इस केस में हमने यस लिख दिया। यस क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यस क्या हो गया? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ए से बी जब हम चले गए तो उसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हमें ज्योमेट्री पता है तो ए से बी जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। उसी को क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। आपने जो 10वीं में पढ़ा था ज्योमेट्री, तो उसमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर्क लेंथ। एंड ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस दैट इज द रेडियस। अगर हम ओ ए की बात करेंगे तो ओ ए को हम रेडियस भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप उसको पोजीशन वेक्टर या तो फिर रेडियस वेक्टर भी लिख सकते हो। तो हमने एस लिख दिया, ओ लिख दिया। अब समझो कि जब हम ओ से लेके बी तक शिफ्ट हुए तो इस सेंटर पे एक एंगल फॉर्म हुआ। इस सेंटर के पास एक एंगल फॉर्म हुआ जिसको हम लिख देंगे थीटा। और अगर हम टाइम इंक्रीज कर देंगे और हम आते हैं ये नेक्स्ट वाला पॉइंट, समझो यहाँ पे सी पे, तो मैं यहाँ से ऐसे डॉटेड बना सकता हूँ। तो ये एंगल क्या होने वाला है? वो एंगल बढ़ने वाला है। जिस तरह से टाइम को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे ये एंगल बढ़ता 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 चले जाने वाला है। एंड उसके बाद ये फिर सेकंड रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने देखा कि जब हम ए से लेके बी तक गए तो उसके लिए जो टाइम लगा वो टाइम था टी। जो सेंटर में एंगल फॉर्म हुआ दैट इज थीटा। एंड ए से लेके जो बी तक का जो डिस्टेंस था उसे हमने लिख दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट या तो फिर आर्क लेंथ। तो अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर वर्ड आया इसलिए हमें ये समझना जरूरी था कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, तो वो भी हमको समझ में आ गया। रेडियस वेक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड का अगर हम सिंपल मीनिंग देखेंगे तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कवर्ड, कि कितना कवर्ड किया। तो एंगल कवर्ड बाय, किसने एंगल कवर्ड किया? रेडियस वेक्टर ने। हमारे पास रेडियस वेक्टर कौन है? ओ ए। ये रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कवर किया? तो थीटा एंगल कवर किया। उस एंगल को ही हम क्या कहने वाले हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड वो एंगल कहां पे फॉर्म होना चाहिए? वो एंगल फॉर्म होना चाहिए एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस कंडीशन में ये एंगल सेंटर के साथ ही हुआ। किसने किया? रेडियस वेक्टर ने किया। तो इसको कहने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस केस में जो थीटा हमने लिखा था दैट थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको ही हम लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर कोई पूछता है कि वह इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो हम उस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो जिसने भी ज्योमेट्री अच्छा पढ़ा था वो ये आसानी से कैलकुलेट कर सकता है कि अगर कोई भी एंगल थीटा हमें अगर निकालना हो तो हम उसका आर्क लेंथ देखेंगे। उसका आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय हमें करना होता है उस सर्कल का रेडियस। तो ये फॉर्मूला हो गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमारे पास आर्क लेंथ कितना है? ए बी, इसको लिख देंगे हम ए बी, डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है? ओ ए। ए बी यानी कि कितना डिस्टेंस? एस, एंड ओ ए यानी कि रेडियस दैट इज द आर। सो हमारे पास फॉर्मूला हुआ थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे हम इस एंगल को हमेशा काउंट करते हैं डिग्री में। समझो ये 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है। तो लेकिन बेसिकली जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इन एंगल्स को हम डिग्रीज के फॉर्म में नहीं लिखते, इनको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो इस केस में हम डिग्री नहीं बल्कि इनका यूनिट लिखने वाले हैं रेडियन। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका यूनिट होता है रेडियन। तो इस केस में इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। अब हम बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। अगर
समझो कि हम ए से बी गए, फिर ऐसे रिवॉल्व होते गए, तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। तो इस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस केस में इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कब, ध्यान से सुनो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है तो उस केस में ये वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चला कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसका डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो समझो, जब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूछा जाता है, जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं, सीईटी होता है, नीट होता है, उसके लिए इनका डायरेक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, राइट हैंड थंब रूल। आप अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो आप उसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अब राइट हैंड थंब रूल किस तरह से यूज करना है, समझो, दिस इज द राइट हैंड। समझने की बात नहीं, ये एक्चुअली राइट हैंड ही है। तो इस राइट हैंड को इस प्लेन के साथ हम मैच करेंगे, पैरेलल ले लेंगे, क्योंकि सर्कल इस तरह से वर्टिकल सर्कल है यहाँ पे। तो मेरे जो फिंगर्स होंगे, मुझे इस फिंगर को टर्न करना है इस डायरेक्शन में या तो फिर नीचे की डायरेक्शन में। तो मेरा रिवॉल्यूशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि मैं ए से लेके किधर जाने वाला हूँ, बी तक। तो मुझे इस तरह से टर्न करने, जब मैं ये फिंगर्स टर्न करूंगा तो मेरे फिंगर्स का डायरेक्शन होना चाहिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे फिंगर्स भी किस तरह से रिवॉल्व होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने के बाद जो थंब होता है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जो थंब है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, यानी कि यहां से इस ओ से वो बाहर आने वाला है। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व होता है तो ये देखो फिंगर्स, ये फिंगर्स अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व होंगे तो मेरा जो आउटस्ट्रेच थंब होगा तो ये इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, ये बोर्ड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम दे सकते हैं। उसका डायरेक्शन दिया जा सकता है बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या इंडिकेट करता है कि किस तरह से लिखा जा सकता है कि मूव योर फिंगर्स अकॉर्डिंग टू द, या तो फिर अलोंग द मोशन ऑफ सर्कल। जिस तरह से मोशन ऑफ सर्कल हो रहा है उसी तरह से आपके फिंगर को आप कर्ल कर लो। उसके बाद जो भी स्ट्रेच थंब होगा वो इंडिकेट करने वाला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो ये बेसिक इस केस में हो गया। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन जो है वो मोशन आपको अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में देते हैं, वो मोशन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में देते हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन क्या होगा। समझो कि इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये से लेके बी तक जा रहे हैं हम, दिस इज द ओ। तो इस केस में हमारे ये हो गया डायरेक्शन, यानी कि आल्सो मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो समझो ये इस तरह से होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा थंब क्या होगा, अपवर्ड। तो इस केस में थंब होगा अपवर्ड, तो इस केस में जो थीटा होगा वो होगा अपवर्ड। तो यहाँ पे देखो, जो जब हमने थीटा अपवर्ड निकाला तो ये हो गया रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है जब ये पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो इसके अंदर एक वेलोसिटी, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। तो वो लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है इस रेडियस को, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। अगर पॉइंट बी पे देखेंगे तो पॉइंट बी पे इस तरह का रेडियस होगा v, यहाँ पे भी v। अगर हम इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे v इस तरह से होगा। तो ये जो v हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी। लेकिन ये लीनियर वेलोसिटी इस सर्कल को हमेशा टेंजेंट होता है, इसलिए इसको हम लिख देंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको ही लिख देंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल ए से लेके बी तक मूव होने वाला है तो उस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होंगी, एंड दैट वेलोसिटी इज
लीनियर वेलोसिटी। तो जब पार्टिकल ए से लेके बी तक चला जाएगा तो पॉइंट ए के ऊपर जो वेलोसिटी है तो हमने उसको कंसिडर किया v, एंड व्हेन इट शिफ्ट्स फ्रॉम ए टू बी देन बी के ऊपर उसका कुछ अलग वेलोसिटी हो सकता है। लेकिन जब ये एक ही यूनिफॉर्म मोशन अगर करेगा तो इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो इस v को कहेंगे हम लीनियर वेलोसिटी, या तो इसी को कहेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। हमें डायरेक्शन पता चल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हम सिंपली इसी को साइड में अगर बनाएंगे तो ये थीटा का डायरेक्शन, ये रेडियस का डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे थीटा एंड रेडियस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे देखो हमने कहा था कि रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी आर मेकिंग एन आल्सो एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वेलोसिटी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा, वेलोसिटी एंड रेडियस, बोथ ऑल दिस थ्री टर्म्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायग्राम्स एंड डायरेक्शन, एंड लास्ट इज यूनिट। तो इतने पॉइंट्स हर कंसेप्ट के लिए हम पढ़ने वाले। तो ये पूरा पॉइंट था एंगुलर मोशन। ये डायग्राम अच्छे से बना लो, एक बार ट्राई करके देख लो कि ये किस डायरेक्शन में कौन कहाँ पे जाने वाला है। उसके लिए आपको याद रखना है राइट हैंड थंब रूल। तो ये था बेसिक। अब नेक्स्ट सेकंड टर्म रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो आपने लीनियर सिस्टम जब हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल, तो उसमें वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन याद करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेफिनेशन था। इसी को आगे चल के हम s/t लिख सकते थे। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, t मीन्स टाइम। तो ये ट्रांसलेशनल सिस्टम में था, ये था ट्रांसलेशनल सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन, वो था ट्रांसलेशनल मोशन, ये है सर्कुलर मोशन। तो हमें पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी। सेम एनालॉजी यूज करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए। वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, तो वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called as angular velocity, and it is represented by ओमेगा। इसको हम डिनोट करने वाले हैं ओमेगा से। तो सेम एग्जांपल जो हमने फर्स्ट केस में लिया था कि इनिशियली हम ए पॉइंट पे थे, फिर हम पॉइंट बी के ऊपर आ गए। तो ए से बी तक जाने के लिए हम जिस स्पीड से गए उस स्पीड को कहने वाले एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली जब हम ए से लेके बी तक चले गए तो इस केस में कुछ रेट चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज यानी कि किसी की वैल्यू चेंज हो रही है, एंड वो किसके साथ चेंज हो रही है, दैट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर आपका टाइम चेंज होता है तो उसी के साथ किसी का तो भी रेट चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी टर्म है जिसका रेट चेंज हो रहा है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा। अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो ये थीटा बढ़ने वाला है, टाइम कम हुआ तो ये थीटा कम हो जाएगा। यानी कि अगर टाइम चेंज होता है तो उसके साथ अगर ये थीटा चेंज होगा तो यहाँ पे नया टर्म डेवलप होगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। यहाँ पे रेट चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे लिख देंगे डी डी टी। लेकिन किसका रेट चेंज हो रहा है, तो रेट चेंज हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तब इस केस में हम डी थीटा बाई डी टी कब लिखते हैं, जब वो रेट बहुत ही स्मॉल होगा। लेकिन बेसिकली जनरली हम इसको थीटा डिवाइडेड बाई टी भी लिख सकते हैं।
तो एंगुलर का फॉर्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का थीटा डिवाइडेड बाय टी। अगर हम यूनिट देखेंगे तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देखा रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बेसिक हो गया। अब दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वेलोसिटी का भी कुछ डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन इट एक्ट्स अलोंग, यानी कि किसी के साथ ये जाने वाला है, किसके साथ, इट एक्ट्स अलोंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में कौन होने वाला है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होने वाला है। तो यानी कि इसके पहले जो एग्जांपल्स हमने लिए थे, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड होगा, यानी कि दोनों भी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी एक्सिस होगा, जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन को, उस प्लेन के ऊपर होने वाला है ओमेगा एंड ओमेगा एंड थीटा। अब देखो बेसिकली अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करने के बाद फिर पॉइंट ए पे ही आते हैं, तो जो डिस्टेंस हम कवर करने वाले दैट इज थीटा, वो थीटा कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री। लेकिन हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो वो हो जाएगा 2 पाई, कन्वर्ट करने के बाद वो हो जाएगा 2 पाई। एंड उसके लिए जो टाइम लगा फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो उसको हम कैपिटल टी कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ओमेगा का, या तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा प्रॉब्लम में। तो दिस इज द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, यानी कि देख लिया डेफिनेशन देखा, फिर इसका फॉर्मूला, क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका डायरेक्शन, एंड देन इसके डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये इसका डिफरेंट फॉर्म हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो इसको आगे चल के हम 2 पाई एन भी लिख सकते, क्योंकि हमें पता है 1 बाई टी इज इक्वल टू एन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम इसे आगे चल के ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। अब थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह से हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, यानी कि वेलोसिटी का डेफिनेशन ट्रांसलेशनल में, उसके बाद उसको कंपेयर किया हमने सर्कुलर में, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है बेसिकली दैट इज डिनोटेड बाय ए, एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसको लिख देते हैं हम dv बाय dt, या तो फिर सिंपली आगे चल के उसको v बाई टी भी लिख सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ये लेकिन ये सिस्टम कौन सा हुआ, दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें इसी तरह से लिखना है तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू डी डी टी। यहाँ पे हमने डी डी टी लिखा, इसका मीनिंग किसी का तो भी रेट टाइम के साथ चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे किसका रेट चेंज हुआ, वेलोसिटी का। ये कौन सा वेलोसिटी है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर में जो वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओमेगा, यानी कि डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज किसका रेट चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी को क्या कहने वाले हम, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी। तो बेसिकली हम इसको आगे चल के ओमेगा बाय टी भी लिख सकते हैं, अगर ये लार्ज है तो फिर इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, तो उस केस में ये होगा ओमेगा बाय टी। तो इस केस में ओमेगा का यूनिट हो गया रेडियन एंड टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड एंड टाइम का यूनिट सेकंड। तो इस केस में ये यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अल्फा जो था एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरह से वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है उसी तरह से एक्सेलरेशन को भी डायरेक्शन होता है। अगर एक्सेलरेशन को डायरेक्शन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डायरेक्शन होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या होगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस केस में अब हमें इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो इस केस में दो ऑप्शंस है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो या तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होता है, तो इसके साथ एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। समझो कि हमारे पास फैन है एंड हमने उसका स्विच ऑन किया। जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो इसका स्पीड इंक्रीज होने वाला है, इसका स्पीड इंक्रीज होने वाला है। अब देखो कि हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ फैन। तो यहाँ पे जब ये रिवॉल्व होगा, फैन के ऊपर जो भी पार्टिकल्स हम कंसीडर करने वाले हैं, ये जो पार्टिकल्स जब रिवॉल्व होंगे तो समझो ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहे हैं इस केस में, एंड इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में स्पीड जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो भी डायरेक्शन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का वो होगा अलोंग द एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम उसका स्पीड कम कर देंगे, फैन को ऑफ कर देंगे, तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। जब स्पीड डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है, इसलिए ये डिक्रीज होने के बाद अलोंग एक्सिस होगा लेकिन डाउनवर्ड। बोथ कंडीशन कब, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कंसीडर किया तभी ये पॉसिबल है। लेकिन कब, जब हम एंटी क्लॉकवाइज में ही स्पीड बढ़ाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज में ही स्पीड कम करने वाले, उस वक्त के डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस अपवर्ड, अलोंग द एक्सिस डाउनवर्ड। लेकिन कब, जब वो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होने वाला है उस केस में। तो ये था बेसिक एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम अब हर एक का डायग्राम देखेंगे कि उसका डायग्राम किस तरह से फॉर्म होता है। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इनके डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, तब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन, सेंटर, रेडियस वेक्टर बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस वेक्टर, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आर। अब यहाँ पे हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है v। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। इस केस में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी v एट पॉइंट b, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये होगा रेडियस वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इस केस में ये हो गया एक्सिस ऑफ द डायग्राम। अब इस केस में हमने देखा था कि अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है, जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंड अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो अल्फा भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा।
and alpha may be in downward direction if speed is decreasing, if speed is decreasing, ठीक है। एंड यहाँ पे if speed is increasing। तो देखो इस तरह से हमें अल्फा मिल सकता है। तो ये हो गया थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन while radius vector is perpendicular to this and also to the velocity। इसी को ही अगर हम साइड में मॉडिफाई कर देंगे तो इस तरह से डायग्राम फॉर्म हो जाएगा। ये रेडियस वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को हम पीछे भी खींच सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप इसको इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो। एंड हियर थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये देखो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड अगेन लास्ट वन यहाँ पे। तो ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट या तो फिर किसी का भी अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाता है सर्कुलर मोशन में, तो इस तरह से आप उसका डायरेक्शन याद रख सकते हो। बेसिकली ये डायग्राम अच्छे से याद रख लो। यहाँ पे जो भी एंगल ट्रेस हुआ दैट इज द थीटा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो था एस। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूले भी हो गए। थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, देयरफॉर एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर थीटा। सेकंड हमने निकाला ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी, देयरफॉर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बना ओमेगा टी। एंड लास्ट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हमने लिखा था ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, या तो फिर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय जो चेंज होने के लिए जो टाइम लगा इनिशियल टू फाइनल उसका टाइम। तो ये थे हमारे पूरे बेसिक फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लो। तो ये बेसिक सेक्शन था, ये कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है 12th के नए सिलेबस में। ये पुराना जो सिलेबस था उसी में ये पूरा इन्वॉल्व था, लेकिन नया जो सिलेबस है इसमें ये पूरे टर्म्स आपको डायरेक्टली गिवन है, तो उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला नहीं, इसलिए अच्छे से एक बार ये लर्न कर लो।